नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज में सेट नंबर 2 पर आ चुके हैं। सेट नंबर 1 में दोस्तों हमने बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि वी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। सेट नंबर 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड। उसके पश्चात मैं आपसे बात करूंगा इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्वाड और इंडो पैसिफिक को साथ में पढ़ने में ही मज़ा आता है, बिकॉज दोनों में काफ़ी सारी इंटरलिंकेजेस बनती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और इनिशिएटिव जिसको कि शुरू किया गया था, जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जो कि एक तरीके से क्वाड की ही कुछ मेंबर कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया। एंड आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग टू यू इस साल का सबसे ज़्यादा जो हैपनिंग टॉपिक है, दैट इज़ इंडिया रशिया के जो उभरते हुए रिलेशंस हैं और इनके जो ऐतिहासिक संबंध हैं उनके बारे में भी चर्चा करी जाएगी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। लेकिन साथ ही में मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और अगर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब भी दोस्तों ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है। हमने इस पूरी की पूरी सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसको जाकर के भी आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। और अभी तक हम लोग 3 तरह की चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने लेकर आ चुके हैं। वन इज साइंस एंड टेक, दूसरा आपके सामने है आईआर जो कि हम लोग सेट नंबर 2 पे हैं, और तीसरा हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़ को भी आपके सामने लेकर आ चुके हैं। हम लोग कुछ और सीरीज़ को भी यहाँ पे शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे प्रीलिम्स के पहले इसको ख़त्म करने की, सो दैट आपको आने वाले प्रीलिम्स में जो कि अभी जून में होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया ये टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं उनके पीडीएफ के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइम से टाइम मिलती रहें। ऑल्सो टेक्स्ट बुक आपके लिए दोस्तों एक नई पहल लेकर आया है, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं सुपर कोचिंग। सो ये सुपर कोचिंग इसलिए है बिकॉज इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो कि बहुत सारे टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो वाले टॉप एजुकेटर्स अब आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। इनके आपको पेड कोर्सेज टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे, और इन सभी के पेड कोर्सेज यदि आपको एक्सेस करने हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, मिक्स भाषा में, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप इन कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये वाली सब्सक्रिप्शन है, इसके ऊपर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं A2 सर के नाम से। सो डेफिनेटली जाकर के इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। राइट, सो आज की इस वीडियो में आई विल बी कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट, ज़्यादा हम लोग लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। हम लोग आपके साथ बेसिकली बात करने वाले हैं इन 4 टॉपिक्स के बारे में। सो पहले दोनों टॉपिक्स को एक तरीके से साथ में पढ़ने में ही मज़ा आता है कि इंडो पैसिफिक के इलाके में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इंडो पैसिफिक का जो सेक्टर है या का जो रीजन है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वाड के बारे में बातचीत भी करेंगे। क्वाड इसलिए रेलेवेंट है बिकॉज इस बार इसकी एक अगली समिट होने वाली है, और ऑलरेडी इस साल की शुरुआत में 2022 में इसकी जो जनवरी या फरवरी की बात है, आई थिंक फरवरी की बात है, इसमें ऑलरेडी एक सम्मेलन हो चुका है जिसमें कि चारों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी। उसके आउटकम्स क्या थे उसके बारे में चर्चा भी आप लोगों के साथ करी जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में। इट इज़ अ वेरी हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन कि ये किसने शुरू किया है, क्या वजह है शुरू करने की। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द 50 ईयर्स ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी। दोस्तों इंडिया और सोवियत के बीच में एक समझौता हुआ था, 50 साल उस समझौते को पूरे हो चुके हैं, और इसी मौके पे हम लोग इंडिया रशिया के जो उभरते हुए संबंध हैं उनके बारे में भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला आपके सामने एक सिंपल सा सवाल आपके सामने लेकर आए हैं विद रेफरेंस टू इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। It has been launched by USA in 2019. It is non-treaty based initiative for countries to work together for cooperative and collaborative solutions to common challenges in the region.
सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सुनने में और पढ़ने में काफ़ी आसान लगता है कि ये एक नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस टू कॉमन चैलेंज इन द रीजन। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड जो हो सकता है वो ये है कि क्या ये नॉन ट्रीटी बेस्ड है या फिर ट्रीटी बेस्ड है। दोस्तों ये असल में नॉन ट्रीटी बेस्ड है, यानी कि इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए कोई यहाँ पे समझौता साइन नहीं हुआ। ये केवल एक पहल है जो कि ली गई थी, लेकिन ये पहल यूएसए के द्वारा नहीं ली गई थी, ये पहल जो है ये भारत के द्वारा ली गई थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे ट्रू है, जिसके चलते ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली बिकम्स योर करेक्ट आंसर। राइट सर। सो बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो आपको मालूम होगा पूरा साल ऑलमोस्ट सुर्खियों में रहता है। जब भी हम लोग बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, कुछ ना कुछ हम लोग चाइना को लेके बात करते हैं, यूएस की स्ट्रैटेजी को लेके बात करते हैं। बल्कि जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी आने वाले हफ्ते में जो क्वाड का दूसरा सम्मेलन है वो भी होने वाला है, और उस क्वाड के दूसरे सम्मेलन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो एशिया के दौरे पर आ रहे हैं। और इसमें जो दूसरा सम्मेलन हो रहा है, इसमें भी इनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के ऊपर ही होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत लंबे समय तक हम लोग जो टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, या पूरी दुनिया जो टर्म इस्तेमाल कर रही थी, वो असल में टर्म थी एशिया पैसिफिक की। लेकिन उसके बाद इंडो पैसिफिक एक नए ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में उभर कर आया। क्यों? और वो भी एक तरीके से एशिया पैसिफिक को उसने रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि असल में क्या हो रहा था, अगर आप वर्ल्ड में आपको देखेंगे ना, तो इसके पहले क्या था, अगर हम इस वर्ल्ड में आपको यहाँ पे पूरा कर देंगे, ये अगर आपका अफ्रीका है तो यहाँ पर अटलांटिक का रीजन था। अभी तक क्या था कि जो भी आपके पावर सेक्टर्स थे वो असल में अटलांटिक में फोकस थे, ठीक है, और इधर आपका यूएसए था और इधर आपका यूरोप था। तो ये 3 जगह पे आपके पावर सेंटर्स का बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपके पावर सेंटर्स हैं दोस्तों, वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो आ चुके हैं इस एरिया में। क्यों आ चुके हैं? बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ चाइना, और साथ ही में इस एरिया में भी आ चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनका दारोमदार बढ़ रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये सारा का सारा जो एरिया है ये ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट बना हुआ है। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया की जो उभरती इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, जो आपके पावर सेंटर्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं। और जिस चीज़ को लोग अभी तक एशिया पैसिफिक बोलते आ रहे थे, वो अब लोगों को समझ आया कि असल में जो पावर का सेंटर है वो इंडियन ओशन के ऊपर और पैसिफिक ओशन के ऊपर बहुत निर्भर करता है। एंड दैट इज़ वाई इसको इंडो पैसिफिक का नाम यहाँ पे दिया गया, विच रिप्रेजेंटेड द ईस्टवर्ड्स शिफ्ट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रॉम यूरो अटलांटिक डायमेंशन। नाउ इसमें अलग अलग कंट्रीज असल में इस क्षेत्र की व्याख्या अलग अलग तरीके से करती हैं, लेकिन मैं आपको अगर आसान भाषा में बताना चाहूँ तो जो यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया आता है, राइट सर। इसमें ईस्ट एशिया आता है क्योंकि चाइना और जापान आ गए। इसमें साउथ ईस्ट एशिया तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल दोनों ओशंस के जंक्चर पे लोकेटेड है, यानी कि जहाँ पे इंडियन और पैसिफिक ओशन का मिलन होता है वहाँ पे लोकेटेड है आपकी साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज। ये वाली कंट्रीज अगर बात करूँ तो ये वाली जो कंट्रीज हैं दोनों ओशंस के जंक्चर पे लोकेटेड है। एम आई क्लियर? और इसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया और साथ में ये वाले जो पैसिफिक ओशन के आइलैंड वाली कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन साथ ही में इसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ वेस्ट एशिया की भी इंक्लूड होती हैं, एंड कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका भी इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली बिकॉज अफ्रीका इतना लंबा जो है कोस्ट अपना शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ये इसकी व्याख्या में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से इलाके हैं जो कि इंडो पैसिफिक के इलाके में फॉल करते हैं। सो मेजर स्टेक होल्डर्स, हाँ ऑब्वियसली अगर मेजर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, आसियान कंट्रीज़ हैं। अब आप कहेंगे यूएसए कैसे है, तो सर यूएसए भी तो है, क्योंकि अगर आप पैसिफिक में इस तरफ जाएंगे तो भाई यहाँ पर कौन सी कंट्री है, ये आपका यूएसए ही तो है, तो इसीलिए यूएसए को भी इसमें इंक्लूड करवाया गया है, ठीक है। एंड अदर मैरीटाइम नेशंस, यानी कि अदर वो जो बाकी के यहाँ पे समुद्री देश हैं दैट ऑक्यूपाई दी स्ट्रेटेजिक पोजिशंस इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। अब आप देखिए इसमें एक और चीज़ भी है, कई कंट्रीज़ वैसे शायद आकार में छोटी हों लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं
जस्ट एज एन एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे श्रीलंका है, तो दोस्तों श्रीलंका छोटी सी कंट्री है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट सेंटर में है, इंडियन ओशन के ऑलमोस्ट सेंटर में है। आपने नाम सुना होगा सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का, तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में श्रीलंका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने नाम सुना होगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए श्रीलंका का बड़ा अहम भूमिका है। इसीलिए इंडिया और चाइना जो है वो लगे रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो श्रीलंका में पोर्ट्स को ले सकें। चाइना ऑलरेडी यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट को ले चुका है, इंडिया जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रिंकोमली और कोलंबो पोर्ट में डेवलपमेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पे मलक्का की स्ट्रेट आती है जो कि इंडोनेशिया के पास जाती है। तो अगेन कंट्री बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एक चोक पॉइंट बन चुका है। इसीलिए इसमें क्या है, इस इलाके में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा अहम हो चुके हैं जिस तरीके से इकोनॉमीज़ डेवलप हो रही हैं। दैट इज़ वाई हम लोग समझते हैं कि इंडो पैसिफिक की जो अहमियत है, जो महत्वता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाउ हमने जो सवाल डिस्कस किया था IPOI, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। ईस्ट एशिया समिट, जो कि आपको मालूम होगा, अगेन UPSC ईस्ट एशिया समिट को लेकर भी सवाल पूछ चुकी है इन नवंबर 2019। ये एक ओपन इनिशिएटिव है, नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है, यानी कि इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का समझौता साइन नहीं किया गया है। और ये इसलिए साइन किया गया है सो दैट कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस टू कॉमन चैलेंजेस इन द रीजन। इसके कई सारे पिलर्स हैं, समुद्री सुरक्षा, उसके बाद समुद्री जो संसाधन है, समुद्री जो आपका इकोलॉजी है, उसको किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों में किस तरीके से हम लोग जो है कौशल को बिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सूचना का किस तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर तरह की चीज़ें, आपदा प्रबंधन वगैरह वगैरह, ये सब तरह के पिलर्स जो भी आप पॉसिबल चीज़ें सोच सकते हैं वो IPOI के तहत यहाँ पे लिए गए हैं। एक और इसके साथ जुड़ा हुआ चीज़ है जिसका नाम है ब्लू इकोनॉमी, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और चीज़ है जिसका नाम है सागर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में सागर का फुल फॉर्म बता सकता है, दैट वुड बी रियली रियली अमेजिंग। सागर भी इंडिया के द्वारा ही शुरू किया गया था और ये भी जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के साथ ही लिंक करता है। आज से लगभग 6-7 ईयर्स पहले PM मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई थी सागर के बारे में। आप बताइए सागर की फुल फॉर्म क्या चीज़ है। सो ये था इंडो पैसिफिक के बारे में। और अब हम लोग बात करेंगे क्वाड के बारे में। यहाँ पर आपको समझ आएगा कि क्वाड में भी बहुत सारी इंटरलिंकेजेस इंडो पैसिफिक के साथ बनती हैं। So with reference to Quadrilateral Security Dialogue, it is an informal association of India, the USA, Australia and Japan। तो यहाँ तक तो आई थिंक हर किसी को मालूम है कि जी हाँ सर, इसमें इंडिया आता है, USA आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है। ये चीज़ एक ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों। ये फॉर्मल एसोसिएशन इसलिए नहीं है बिकॉज क्वाड को साइन करने के लिए कोई समझौता साइन नहीं हुआ। क्वाड में जो डायलॉग होता है उसमें जो मिलने के लिए कोई यहाँ पे ट्रीटी साइन नहीं हुई, कोई यहाँ पे कानून साइन नहीं हुआ। तो इसीलिए ये एक अनऔपचारिक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाई गई है इन 4 कंट्रीज़ के द्वारा। और आपको जान के हैरानी होगी, इवन दो आप लोग क्वाड का नाम अब सुन रहे होंगे, लेकिन क्वाड असल में बहुत साल पहले बन चुका था। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत साल पहले बनने के बाद एक बार ये डॉर्मेंट हो चुका था, जैसे हाइबरनेशन में चला गया था, लेकिन अब फिर से इसका पुनर्जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। USA में ट्रंप की सरकार थी, USA और चाइना के बीच में चल रहा जो व्यापार का युद्ध था, उसके चलते क्वाड एक बार फिर से जो है वो एक्टिव हो चुका है। द ग्रुप मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। इसकी आपको मैं ब्रीफ हिस्ट्री समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो जी हाँ, दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। बोथ 1 और 2 आपका सही जवाब बन जाएगा। अब देखिए, क्वाड रेलिवेंट इसलिए भी बन जाता है बिकॉज आपके सामने है UPSC CSE मेंस 2020 में सवाल आया था। Quadrilateral Security Dialogue is transforming itself into a trade bloc from a military alliance in the present times discuss। बल्कि जो मैं अगला टॉपिक कवर करूंगा वो इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको हेल्प करेगा। किस तरीके से क्वाड का जो डायलॉग है वो मिलिट्री अलायंस की जगह अब ट्रेड ब्लॉक में तब्दील होता जा रहा है। सिमिलरली UPSC CSE मेंस 2021 में जो पिछले साल की बात है, एक सवाल आया था, द USA इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग दैन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन।
क्या आप देख रहे हैं कि जो सवाल है वो केवल इस तरीके से नहीं आ रहे कि इंडिया बेस्ड सवाल हों, सवाल इस तरीके से भी आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके बीच में संबंध किस तरीके से बदल रहे हैं। नाउ इस क्वेश्चन का जवाब जब आप लोग देंगे तो इसमें इंडिया का नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ना क्वेश्चन में ना आंसर में इंडिया का नाम आएगा, लेकिन फिर भी आपको जवाब देना है। एंड दैट इज़ वाई आपको समझना होगा कि आईआर की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम क्वाड की बात कर लेते हैं। क्वाड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ था कि 4th मीटिंग हुई थी ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों कंट्रीज आती हैं। और ये जो मीटिंग हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है क्वाड की जो मीटिंग हुई थी इसमें चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, ना कि प्राइम मिनिस्टर्स ने, ना कि प्रेसिडेंट्स ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देशों के नेता यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे शामिल हुए थे। और ये मीटिंग दोस्तों फरवरी 2022 में हुई थी। दिस वाज द फर्स्ट एवर इन पर्सन मीटिंग ऑफ द क्वाड जो कि आपको देखने को मिली थी। अभी तक जो भी मीटिंग्स हो रही थी वो या तो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी या फिर जो है वो मीटिंग्स करवाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द वेरियस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे देखने को मिल रही थी। सो यहाँ पर हम लोग अगर क्वाड की बात करें, पहले इसकी हिस्ट्री को ब्रीफली बताऊंगा आपके सामने। देखिए 2004 की बात है, फॉर्मेशन ऑफ द सुनामी कोर ग्रुप हुआ था। 2006 की बात है, आर्क ऑफ फ्रीडम प्रपोज बाय जापान। 2007 की बात है, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग फर्स्ट मीटिंग, और इसी टाइम पे मालाबार एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिली। 2008 dissipated as Australia indicated continuation of Quad may not serve its interest। ये वाला जो टर्निंग पॉइंट था ना, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। असल में उस टाइम पर क्या था, इनफैक्ट उस टाइम पर क्या था कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो इकोनॉमिक रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट था अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए जो चाइना है वो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट भी है, और ऑब्वियसली चाइना से काफ़ी सामान ऑस्ट्रेलिया में आता तो था ही। इसके चलते क्या हुआ कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बनाया कि आप लोग जो है क्वाड के अंदर हिस्सा ना लीजिए, बिकॉज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्वाड का जो आपने संगठन बनाया है शायद एक एंटी चाइना संगठन आपके द्वारा बनाया गया है। सो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम लोग जो है इसके अंदर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। 2011 से लेके 20 तक क्या हुआ, ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन क्वाड मेंबर्स। 2017 में क्वाड मीटिंग इन मनीला एंड 2021 में आपकी मेडन क्वाड समिट हुई थी। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये वाला जो पहली बार इसका मिलन हुआ था 2007 में हुआ था ऑन द साइडलाइंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और अब जो है 2020 में आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक ये एक बार फिर से जन्म लेकर सामने आई है, फिर से एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ है, जन्म नहीं पुनर्जन्म हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो मालाबार की एक्सरसाइज थी उसमें इंडिया, जापान, यूएसए हिस्सा लेते हैं आमतौर पर, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया गया था इंडिया के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर हिस्सा लिया भी था। The Quad is built as 4 democracies with a shared objective to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region। देखिए क्वाड का भी जो मकसद है ना वो असल में इंडो पैसिफिक के साथ ही मेल खाता है, इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आता है। सो ये क्वाड है, 4 कंट्रीज आपके सामने हैं, IJAU, और आपके सामने है किस तरीके से आपने 10वीं कक्षा में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वाड वहीं से बेसिकली क्वाड्रिलेटरल जो है वहीं से उठाया गया है क्वाड का ये नाम। जो क्वाड की समिट हुई थी उसके क्या क्या आउटकम्स थे उसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये वाली जो क्वाड की समिट हुई थी, द मीटिंग वाज हेल्ड अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन रशिया एंड नाटो कंट्रीज ओवर यूक्रेन, द अफगान क्राइसिस एंड इंक्रीजिंग कंसर्न ओवर चाइनाज कोवर्जन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए पूरी दुनिया किस तरीके से बदल रही है, पूरी दुनिया में किस तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। एक तो उस टाइम पे रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे अफगान क्राइसिस जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। और तीसरी चीज़, चाइना का जो इंडो पैसिफिक के अंदर कोवर्जन है, उनकी जो धोखाधड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स यहाँ पर ये जो क्वाड के समिट में जो फैसले लिए गए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ, इन्होंने
एक चीज़ को तो कम्प्लीटली इग्नोर किया इन्होंने, जो रशिया की तरफ से थ्रेट आ रहा था कि वो यूक्रेन को इन्वेड करेंगे, इसको लेकर क्वाड ने किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट किसी भी कंट्री के द्वारा इस चीज़ को लेकर बातचीत करी ही नहीं गई। अफ़गान क्राइसिस ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, अफ़गान क्राइसिस को लेकर कुछ मेजर नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ नई चीज़ें हुई। पहली बार क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम जब से ये ग्रुप जो बना है, पहली बार ये हुआ था कि इंडिया के कहने पर इस ग्रुप ने ये माना कि 26/11 के जो टेरर अटैक्स मुंबई में हुए थे और जो पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, इसमें न्याय दिया जाए, इसमें जो लोग यहाँ पे कल्प्रिट्स हैं उनको यहाँ पे पकड़ा जाए और जो लोग यहाँ पर बेसिकली अभी खुले घूम रहे हैं उनको किसी तरीके से कब्जे में लिया जाए। और साथ ही में ऑलरेडी कोऑपरेटिंग ऑन शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन थ्रेट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये वाला तो ऑब्वियसली यहाँ पर काम होना ही था, लेकिन दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी न्यू जो कि क्वाड में पहली बार देखने को मिला था जब से ये ग्रुप फॉर्म हुआ है। इसके अलावा इन्होंने साथ में ये भी कहा कि चाइना के जो यहाँ पे एक्शंस हैं, जो चाइना की गतिविधियाँ हैं साउथ और ईस्ट चाइना सी में, हमें उसका ध्यान देना चाहिए, हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना चाहिए। एंड साथ ही में जो क्वाड वैक्सीन का इनिशिएटिव था जो कि असल में पहले ही साइन कर लिया गया था, उसमें भी इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इंडिया जो है वो जितनी ज़्यादा वैक्सीन डोनेट कर सके उतना बेहतर होगा, ठीक है, बिकॉज इंडिया पहले भी आपको मालूम है कि इंडिया को दुनिया की फार्मा फैक्ट्री भी कहा जाता है। सो रिन्यूड कमिटमेंट टू द फ्लैगशिप क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव टू डिलीवर एटलीस्ट 1 बिलियन वैक्सीन्स बाय द एंड ऑफ 2022 टू इंडो पैसिफिक कंट्रीज एंड अ प्लेज टू डोनेट 1.3 बिलियन वैक्सीन डोजेस ग्लोबली, ये वाली चीज़। सो कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के बारे में बात करी गई, साथ ही में मुंबई अटैक्स के बारे में बात करी गई, पठानकोट एयरबेस अटैक के बारे में बात करी गई, एंड रशिया के बारे में बात नहीं करी गई थी। आई थिंक अब इन लोग को लग रहा होगा कि हमें रशिया के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए थी। हालांकि इट वुड नॉट हैव प्रिवेंटेड द एंटायर इन्वेजन, बट स्टिल अगर हम लोग बात करते तो हम लोग कह सकते थे कि जी हाँ, हमने प्रेडिक्ट किया था कि जी हाँ, रशिया जो है वो डेफिनेटली यूक्रेन को इन्वेड करने वाला है। राइट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगेन समथिंग सिमिलर टू क्वाड। क्वाड में 3 मेंबर हैं दोस्तों, ये वाली फोटो आप लोग फिर से देखिए। क्वाड में 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। इसमें जो 3 मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ये वाले जो 3 मेंबर्स हैं इन्होंने मिलकर के ओपन किया है SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसकी हिंदी को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, इसकी हिंदी को अगर आप लोग समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि असल में इसका नाम ये क्यों दिया गया है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज इनिशिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, जापान, रशिया, चाइना। दोस्तों इसको इनिशिएट जापान के द्वारा किया गया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ये लोग ऑन बोर्ड ले आए थे। इसमें क्या है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद क्या हुआ कि देशों को ये समझ आया कि हमारी जो निर्भरता थी, सप्लाई चेन्स को लेकर जो निर्भरता थी, वो बहुत बड़े हद तक चाइना के ऊपर थी। उस निर्भरता को हमें कम करना है। उस निर्भरता को कम करने के लिए SCRI को बनाया गया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ने मिलकर के इसको बनाया। Recently, trade ministers of India, Australia and Japan decided to launch an initiative on supply chain resilience, first proposed by Japan, and invited the like-minded countries in the Indo-Pacific region to join the initiative. Interestingly, अगर आप देखेंगे इसमें इनका जो पर्पस था वो केवल ये नहीं था कि हम लोग चाइना के ऊपर निर्भरता कम करें, बल्कि इनका पर्पस ये भी था कि जो अभी बाकी देशों की जो इंडस्ट्रीज़, जो लोग चाइना में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ओपन करती हैं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि वो वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आगे जाकर के फ्यूचर में इन कंट्रीज़ में आकर के ओपन हो। अगर इन कंट्रीज़ में आकर के ओपन होंगे तो ऑब्वियसली इनको इकोनॉमिकली भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो कि SCRI के द्वारा यहाँ पे रखा गया था। So SCRI एक ऐसी अप्रोच है which helps a country to ensure it has diversified its supply risk across a clutch of supplying nations instead of being dependent on just one or few। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग केवल एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे। Countries should be reliable dependent suppliers। 5 products for which supply chain exists in India may be selected, gaps to be identified and shared with Japanese and Australian companies। एंड साथ ही में अगर आप देखेंगे इंडिया इनवाइट्स जापान, ऑस्ट्रेलिया कंपनीज टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेस है। आप समझे कि अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ को साथ में लेकर आ रहे हैं तो इंडिया ये भी कह रहा है कि भाई अगर कोई जापान की कंपनी है, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, आप भारत में आइए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए, हमें भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टेंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है तो कल को ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर के
इफेक्टिवली चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब, और इन्हीं सप्लाई चेन्स को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये वाला इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SCRI में कौन कौन 3 देश हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। USA इसमें शामिल नहीं हुआ है। इन्हीं 3 कंट्रीज़ में से जो ये वाले 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, दोस्तों इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मेजर अग्रीमेंट को साइन किया गया है, दैट इज़ द रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट। जो रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट है रिसेंटली साइंड बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है टू कोऑपरेट क्लोजली ऑन डिफेंस टू बोल्स्टर द सिक्योरिटी टाइज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक माइट। इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इंडो पैसिफिक के इलाके में उसका जो परचम है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। सो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दोनों मिलकर के उसको यहाँ पे काउंटर करें। इट विल अलाउ ऑस्ट्रेलियन एंड जापानीज मिलिट्रीज टू वर्क सीमलेसली विद ईच अदर ऑन डिफेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। तो आपस में इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन का अग्रीमेंट साइन किया है, इसका नाम है RAA। प्लीज़ ध्यान रखिए, मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इसको लेके सवाल आने के काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में, एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। Consider the following statements. Both the countries are members of BRICS and SCO but not of G20. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा कि किस तरीके से है। रशिया हैज सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट सीट इन UNSC। आई थिंक ये वाला तो बिल्कुल सही है। रशिया इंडिया का पुराना दोस्त है और सपोर्ट करता आया है कि आप लोग UNSC में हमें जो है हम चाहते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। लेकिन BRICS, SCO और G20 वाला स्टेटमेंट थोड़ा मुश्किल है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए UPSC CSE मेंस 2021 में एक और सवाल आया S400 के बारे में। तो S400 की प्रोक्योरमेंट रिसेंटली हुई थी और इमीडिएटली आपको सवाल देखने को मिल गया। आप देखिए नवंबर के महीने में पुतिन भारत आए थे, इंडिया रशिया का जो एनुअल समिट होता है वो कंडक्ट करवाया गया था और S400 की डिलीवरी शुरू करवाई गई थी। और आई थिंक UPSC मेंस 2021 जनवरी में हुआ है 2022 में, और इमीडिएटली उसको लेके सवाल एग्जामिनर ने पूछ भी लिया। सो हाउ इज S400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन वैसे तो साइंस एंड टेक का है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि IR और साइंस एंड टेक को यहाँ पे एक साथ मिलवा करके क्वेश्चन बनाया गया है। नाउ बात करते हैं इस ट्रीटी के बारे में। देखिए ये अगस्त 2021 की ये वाली खबर है। 50 ईयर्स ऑफ इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑब्जर्व्ड। Recently, 50th anniversary of the Soviet Treaty on Peace, Friendship and Cooperation signed in 1971 was celebrated। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, ये उस टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट और ये इधर जो है इंदिरा गांधी, इन दोनों ने मिलकर के इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन किया गया था। और ये ट्रीटी बहुत ही अहम थी। इवन जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई थी उसमें भी इस ट्रीटी का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज जो भारत को वेपन्स सप्लाई करे गए थे वो असल में दोस्तों रशिया के द्वारा ही सप्लाई करवाए गए थे। द ट्रीटी ऑफ 1971 इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसके 50 साल पूरे हुए थे। इसमें फीचर्स क्या क्या थे? पीस, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय एकाग्रता की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे के अंदरूनी मामलों में, आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फ्रेंडशिप, द ट्रीटी कंडेम्ड कोलोनियलिज्म, यानी कि जो यहाँ पे पहले कोलोनियलिज्म का दौर चलता था उसको इन्होंने आलोचना करी कि हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। कॉपरेशन, ट्रीटी बाइंड्स बोथ पार्टीज टू एब्सटेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी असिस्टेंस टू एनी थर्ड पार्टी दैट एंगेजेस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर पार्टी। इसके साथ में इस ट्रीटी के तहत ये भी तय किया गया था कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है वो मिल करके बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, सुखोई Su-30, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आज की डेट में इंडिया रशिया के साथ बनाता आया है। ब्रह्मोस आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कवा, इन दोनों नदियों से मिलकर के बनाई गई जो मिसाइल है, इन दोनों नदियों के नाम से मिलकर के जो बनाई गई मिसाइल है उसको आज इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद ना केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनर्जी के सेक्टर में भी रशिया ने काफ़ी हेल्प करी है भारत में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में। अगर आप देखेंगे कुदनकुलम रिएक्टर्स, उसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका कुदनकुलम का रिएक्टर्स, तो इसमें कई सारे रिएक्टर्स रशिया के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद रशिया आपको मालूम होगा ऑयल और गैस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सप्लाईज रखने वाला, बहुत ज़्यादा रिजर्व रखने वाला देश है, तो वहाँ पर भी उन्होंने हेल्प करी है भारत की। अगर आप देखेंगे ऑयल गैस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूल सेक्टर ऑफ रशिया, एग्जांपल सखालिन 1। अगर आपको मालूम होगा ONGC विदेश इंडिया लिमिटेड,
इसके द्वारा बेसिकली जो ये सखालिन की गैस फील्ड है, यहाँ पर एक गैस फील्ड इंडिया को लीज आउट करी हुई है। इसके अलावा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में फॉर्मर सोवियत यूनियन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 2 सैटेलाइट्स, आर्यभट्ट को और भास्कर को लॉन्च करवाया गया था रशिया के द्वारा, आई थिंक। और साथ ही में जो आज के टाइम पे हमारा फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल GSLV है, उसमें जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो भी सबसे पहले भारत ने दोस्तों रशिया से ही ली थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मदद, कितना ज़्यादा सहयोग रशिया के द्वारा भारत को करवाया गया है। और आई थिंक ये पिछले 50 सालों से होता आया है और अभी भी होता आ रहा है। और आई थिंक इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया जो है वो रशिया को कभी भी कंडेम नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एंड रशिया आर टुगेदर इन मल्टीपल फोरम्स इंक्लूडिंग ब्रिक्स एंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रशिया हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर अ परमानेंट सीट एट द UNSC, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके साथ में अगर आप देखें तो एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि इंडिया रशिया की जो अभी आपस में ट्रेड है वो थोड़ी कम है। इवन दो हम लोग बहुत कुछ आपस में करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में जो ट्रेड है दैट इज़ ओनली अबाउट $10 बिलियन। लेकिन अगर आप बात करेंगे रशिया और चाइना की ट्रेड बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली चाइना वैसे भी काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे रशिया के साथ शेयर करती रहती है, काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ बिल्कुल श्योर है यहाँ पर कि इंडिया और रशिया की ट्रेड काफ़ी कम है। ये एक नेगेटिव फैक्टर नहीं कहूँगा, इसको मैं चैलेंज कहूँगा, जिसको कि हमें आगे जा करके बेहतर करना होगा सो दैट हम लोग जो हैं वो बेसिकली इस ट्रेड को और बेहतर कर सकें। बल्कि यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब ही मिल जाएगा कि इंडिया एंड रशिया टुगेदर इन मल्टीपल फोरम्स लाइक ब्रिक्स एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों ये G20 में भी आपको साथ देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स बन जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर B जो है वो आपका यहाँ पे ट्रू बन जाता है। ठीक है, अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, दैट इज कि इंडिया रशिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं, इसमें एक तो आपका S-400 आता है जो कि सबसे रिसेंटली न्यूज़ में रहा। उसके बाद रिसेंटली एक हमने ये 5,000 नहीं बल्कि 6,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें कि हमने AK-203 असॉल्ट राइफल्स को भारत ने बनाने की डील भारत के साथ रशिया के साथ कर ली है। इसका आप मुझे बता सकते हैं कि ये भारत ने कहाँ पे बनाया जाएगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया और रशिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। करंटली 65% ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इक्विपमेंट इज ऑफ रशियन ओरिजिन एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन रशिया फॉर स्पेयर पार्ट्स। फॉर रशिया इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड फॉर इंडिया रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर व्हेन इट कम्स टू द आर्म्स ट्रांसफर। न्यूक्लियर सबमरीन्स हुई, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हुए, टैंक्स हुए, गन्स हुए, फाइटर जेट्स हुए, मिसाइल्स हुए, हम लोग सब कुछ रशिया से लेते आ रहे हैं। कई सारी और डील्स हैं जो कि पाइपलाइन में डली हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, ठीक है, ये $3 बिलियन की डील है और ये 2026 में भारत को अवेलेबल करवाई जाएगी। कामोव के A-226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ये वाली जो डील है हालांकि इसको फिलहाल के लिए होल्ड पे डाला गया है। उसके बाद ये वाली डील अगेन इंडिया ऑलरेडी परचेज कर चुकी है, 18 सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, 700 मिलियन की डील है ये। देन क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स, ये फिलहाल जो है प्रॉब्लम में चल रही है बिकॉज इसमें जो इस फ्रिगेट के कुछ स्पेयर पार्ट्स थे वो यूक्रेन में बनने वाले थे, जिसकी वजह से भारत को दिक्कत आ रही है। फिर AK-203 की जो डील है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे साइन हो चुकी है, इसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। फिर ये MiG-29 एयरफ्रेम्स, ये तो अगेन यहाँ पे साइन हो चुकी है। ये वाली डील जो है इंडिया इसको एक बार के लिए कैंसिल कर चुका है। जो 10 कामोव के A-31 की हेलीकॉप्टर्स की डील है इंडियन नेवी के लिए, इसको एक बार के लिए हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। सो काफ़ी सारी ओवरऑल मतलब आपको हिंट लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों देशों के बीच में चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट वाज हेल्ड रिसेंटली, एस्टैब्लिश इन 2015। ये वाला जो फोरम था इसकी हर साल मीटिंग होती है दोस्तों व्लादिवोस्तोक रशिया में। व्लादिवोस्तोक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अगर आपने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में पढ़ा होगा तो वो जो है असल में शुरू यहीं से होती है और जाती है मॉस्को तक, ठीक है। सो इट वर्क टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट एंड एक्सपैंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय एनकरेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकल मकसद है आपके ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, जो कि यहाँ पे रशिया के द्वारा ही होस्ट करवाया जाता है। S-400 आपको बता चुका हूँ, दुनिया का बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है, रशिया के पास तो ऑब्वियसली है, एंड टर्की के पास भी आपको देखने को मिल जाता है। काटसा एक्ट एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कानून है जिसके चलते बेसिकली USA भारत को यहाँ पे थोड़ा डरा रहा था कि हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। काटसा का जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म है
इट इज़ नोन एज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसको यूएसए के द्वारा 2017 में लाया गया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कोई भी देश ऐसा है जो कि रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ किसी प्रकार के संबंध रखता है, स्पेसिफिकली डिफेंस के क्षेत्र में, तो हम लोग उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस को लगाएंगे। नाउ टेक्निकली अगर कोई और कंट्री करेगा तो शायद इंडिया के ऊपर, तो शायद यूएसए वहाँ पे सैंक्शंस लगाएगा। लेकिन जब इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे एक्वायर किया तो यूएसए के द्वारा सैंक्शंस नहीं लगाए गए थे। इसमें भी काफ़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम है कि ऑब्वियसली यूएसए जो है वो इंडिया को दूर नहीं करना चाहता, इंडिया के साथ अपने संबंधों को ख़राब नहीं करना चाहता, इसीलिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को नहीं लगाया गया, जबकि इंडिया ने रशिया से इतना बड़ा मिसाइल सिस्टम एक्वायर किया। ठीक है, सो ये चीज़ थी। ये काटसा एक्ट है, इसको लेके भी सवाल आने के काफ़ी चांसेस बन सकते हैं क्योंकि कुछ सालों से पूछा नहीं गया है, बट इट कैन बी आस्क्ड। आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ये थी आपकी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंडिया अफगानिस्तान को कवर करूँगा, इंडिया ईरान को कवर करूँगा, कुछ और चीज़ें जो मिस आउट हो गई हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। सो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।